मैं अस्पताल के मीटिंग एरिया में अपने पति के साथ बैठी थी और मन बहुत घबराया हुआ था। मेरे पति मुझे गंभीर नज़रों से देख रहे थे। मैंने एक पल के लिए उनकी तरफ देखा और फिर नज़रें झुका ली। उस जगह मुझे अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी, खासकर तब से जब मुझे पता चला था कि यह इलाज करने वाला डॉक्टर पुरुष है। मेरे मन में कई तरह की उलझनें चल रही थी कि मुझसे किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे और मैं कैसे जवाब दे पाऊंगी। मैंने अपने पति से पहले ही कहा था कि मेरा इलाज किसी महिला डॉक्टर से कराया जाए, लेकिन उन्होंने समझाया कि इस डॉक्टर की बहुत अच्छी प्रतिष्ठा है और कई लोग उनसे सफल इलाज करवा चुके हैं। फिर भी मेरा मन शांत नहीं हो पा रहा था। मैं इन्हीं ख्यालों में डूबी हुई थी कि तभी एक नर्स वेटिंग रूम में आई और मेरा नाम पुकारा। मेरे पति ने बताया कि मैं ही वह मरीज हूँ। मैंने घबराकर उनका हाथ पकड़ लिया और वह मेरे साथ खड़े हो गए, लेकिन नर्स ने साफ कहा कि डॉक्टर केवल मरीज को ही अंदर बुलाते हैं। यह सुनकर मेरी घबराहट और बढ़ गई। मैं चाहती थी कि मेरे पति मेरे साथ अंदर चले, लेकिन उन्होंने मुझे समझाया कि मुझे शांति से डॉक्टर की बात सुननी चाहिए और सही जवाब देने चाहिए। घबराने की ज़रूरत नहीं है। मुझे मेरी परेशानी यह थी कि जो बातें मैं किसी महिला डॉक्टर से सहजता से कह सकती थी, वही बातें किसी पुरुष डॉक्टर से कहना मुझे कठिन लग रहा था। मैं गांव से थी, इसलिए यह स्थिति मेरे लिए नई और असहज थी। हालांकि मैं जानती थी कि बड़े शहरों में इसे सामान्य समझा माना जाता है। शादी के बाद मैं पंकज के साथ शहर में रहने लगी थी, लेकिन मेरा जुड़ाव अब भी गांव की सोच और संस्कारों से था। इसलिए मैं हर नई स्थिति में झिझक महसूस करती थी। मैं उस नर्स के साथ डॉक्टर के कमरे तक पहुंची। कमरे में कदम रखते ही सामने बैठे डॉक्टर को देखकर मैं थोड़ा चौंक गई, क्योंकि मेरे पति ने बताया था कि डॉक्टर काफ़ी उम्रदराज हैं और बेहद ही अनुभवी हैं। लेकिन सामने जो डॉक्टर थे वो तो युवा थे, लगभग पंकज की उम्र के ही लग रहे थे। डॉक्टर ने मुझे सामने रखी कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। जैसे ही नर्स कमरे से बाहर जाने लगी, डॉक्टर ने उसे दरवाज़ा ठीक से बंद करने को कहा। यह सुनकर मेरा मन और अधिक बेचैन हो गया। नर्स ने हल्की मुस्कान के साथ दरवाज़ा बंद किया और बाहर चली गई। डॉक्टर ने कुछ पल मुझे ध्यान से देखा और फिर सवाल पूछने शुरू किए। पहले उन्होंने मेरी शादी के वर्षों के बारे में पूछा, जिसका मैंने जवाब दिया। उसके बाद उन्होंने इलाज से जुड़े कुछ व्यक्तिगत सवाल किए, जिन्हें सुनकर मैं असहज हो गई और शर्म के कारण मेरी नज़रें अपने आप झुक गई। फिर उन्होंने इलाज से संबंधित दवाइयाँ और समय के बारे में जानकारी ली। मैंने उन्हें बताया कि मैं पिछले 2 साल से इलाज करवा रही हूँ। इसके बाद उन्होंने मेरे पहले अनुभव के बारे में पूछा। मैंने उन्हें बताया था कि शादी के 1 साल बाद मैं उम्मीद से थी, लेकिन दुर्भाग्य से वह सफल नहीं हो पाया। हालांकि मैंने पूरा सच नहीं बताया। हालांकि मैं उस दर्दनाक घटना को शब्द में बयां करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। कुछ सच्चाइयाँ ऐसी होती हैं जिन्हें इंसान अपने दिल में ही दबा कर रख लेता है। मेरी बात सुनकर डॉक्टर ने कुछ पल सोचा और फिर कहा कि मुझे सामने रखे बेड पर लेट जाना चाहिए ताकि वे जांच कर सके। यह सुनते ही मैं घबरा गई और साफ मना कर दिया कि मैं इस तरह जांच नहीं करवा सकती। मेरी बात सुनकर वे कुछ देर मुझे देखते रहे, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोले कि शायद मुझे यह समझना चाहिए था कि मैं एक पुरुष डॉक्टर से इलाज करवाने आई हूँ। उनके शब्दों में मुझे सख्ती और उपेक्षा का भाव महसूस हुआ। मैंने धीरे से कहा कि अस्पताल में किसी महिला डॉक्टर की व्यवस्था भी होनी चाहिए थी। इस पर वे नाराज हो गए और बोले कि उन्हें यह बताने की जरूरत नहीं कि वे अपने मरीजों का इलाज कैसे करते हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ आने वाले सभी मरीजों की जांच वे ही करते हैं और किसी को अब तक कोई आपत्ति नहीं हुई है, और अगर मुझे इतनी परेशानी थी तो मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। यह कहते हुए उन्होंने टेबल पर रखी घंटी बजाई और नर्स को बुलाया। दरवाज़ा खुला और नर्स अंदर आए। डॉक्टर ने उससे मेरे पति को अंदर बुलाने को कहा। थोड़ी ही देर में पंकज कमरे में आए और डॉक्टर ने उन्हें भी बैठने का इशारा किया। डॉक्टर ने उनसे कहा कि मैं जांच के लिए तैयार नहीं हूँ और अस्पताल की व्यवस्था पर सवाल उठा रही हूँ, जिससे उनका समय खराब हो रहा है। यह सुनकर पंकज ने मुझे नाराज नज़रों से देखा। डॉक्टर ने आगे कहा कि अगर इलाज करवाना है तो पहले मन से तैयार होकर आएं, वरना वे हमें वापस जाने की सलाह देते हैं। उनकी बातों से कमरे का माहौल और भी भारी हो गया। डॉक्टर की बात सुनते ही पंकज ने गुस्से में मुझे उठने का इशारा किया और मैं चुपचाप आंखें झुकाए कमरे से बाहर निकल आई। वापसी के पूरे रास्ते गाड़ी चलाते हुए पंकज लगातार मुझे ताने देता रहा कि पिछले 4 सालों से वह मेरा इलाज करवा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई नतीजा नहीं निकला और हर जगह से उनसे निराशा ही हाथ लगी है। वह बार बार यही कहता रहा कि उस डॉक्टर की बहुत बड़ी पहचान है, उसके इलाज से कभी कोई मामला बिगड़ा नहीं है और वह पूरी उम्मीद के साथ मुझे वहां लेकर आए थे। लेकिन मेरी वजह से सब खराब हो गया।
उसने गुस्से में यहाँ तक कह दिया कि अगर मेरा यही रवैया रहा तो वह मुझे ज़्यादा दिन बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि उसे हर हाल में अपने परिवार के लिए वारिस चाहिए और उसे इसी साल अपनी संतान चाहिए। उसकी ये बातें सुनकर मैं भीतर से टूट गई और तड़पकर उसकी तरफ देखकर बोल पड़ी कि शादी के कुछ ही महीने बाद मैं उम्मीद से थी, और उस समय जो कुछ मेरे साथ हुआ उसकी वजह से आज हालात यहाँ तक पहुँचे हैं। इसमें सिर्फ मेरी नहीं बल्कि उसकी भी जिम्मेदारी है। मैंने साफ शब्दों में कह दिया कि मैं किसी पुरुष डॉक्टर से ऐसा इलाज नहीं करवा सकती। मेरी बात सुनते ही पंकज ने गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज़ कर दी। मेरा दिल डर से कांपने लगा, क्योंकि मैं जानती थी कि वह गुस्से में ऐसा कर रहा है। मैं खामोश होकर खिड़की से बाहर देखने लगी, क्योंकि अगर मैं कुछ भी कहती तो वह और ज़्यादा उग्र हो जाता। 4 सालों में मैं उसे अच्छी तरह समझ चुकी थी। मैंने किसी भी बात पर सवाल उठाना उसके गुस्से को भड़का देता है, और उस हालत में वह कुछ भी कर नहीं सुनता। उस समय मैं उसका गुस्सा सहने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से थी। वैसे तो मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, लेकिन जो प्यार और लाड किसी इकलौते बच्चे को मिलता है वह मुझे कभी नहीं मिला। असल में लाड प्यार तब ही महसूस होता है जब घर में खुशहाली हो, और हमारे घर में तो हमेशा गरीबी ही रही। जब मैं बहुत छोटी थी तब पापा का एक गंभीर एक्सीडेंट हुआ, जिसमें उनकी दोनों टांगें चली गई। उस समय से मेरी माँ दूसरों के घरों में काम करने लगी, और तभी घर का चूल्हा चलने लगा। पापा भीतर ही भीतर टूटते रहे और जीवन जीने की उमंग खो बैठे। जब मैं 15 साल की हुई तो पापा इस दुनिया को अलविदा कह गए। माँ ने अपनी मेहनत जारी रखी, क्योंकि घर में कमाने वाला कोई नहीं बचा था, और उन्होंने मुझे पालने और पढ़ाने की जिम्मेदारी अकेले उठाई। 5वीं कक्षा के बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि मुझे कभी भी पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं थी। माँ ने बार बार मुझे समझाया कि पढ़ाई के बिना जीवन में कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता था। जब माँ काम पर जाती, मैं सहेलियों के साथ घूमने फिरने निकल जाया करती। धीरे धीरे माँ ने मुझे पढ़ाई के लिए परेशान करना बंद कर दिया, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि अब मैं नहीं पढ़ूंगी। इसी तरह मेरी ज़िंदगी गुजरती रही और मैं 20 साल की हो गई। मेरी माँ की एक सहेली शहर में शादी के बाद रहने लगी थी, लेकिन उसका मायका हमारे गांव में ही था। जब मेरी माँ की सहेली एक बार अपने मायके आई तो वह मुझसे मिलने भी आई, और उन्होंने अपने इकलौते बेटे पंकज के लिए मुझे पसंद कर लिया। मेरी माँ ने साफ कह दिया था कि हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने मैं बहुत अच्छी लगी, और शायद वे माँ का बोझ भी हल्का करना चाहती थी, क्योंकि माँ अब अक्सर बीमार रहने लगी थी। इसी वजह से मेरी शादी पंकज से कर दी गई। शादी को अभी 5 महीने ही हुए थे कि मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। मैं अपने ख्यालों में डूबी हुई थी कि अचानक गाड़ी घर के सामने तेज ब्रेक के साथ रुकी, और मैं झटके से वर्तमान में लौट आई। मेरा सिर सामने टकराने से बाल बाल बचा। मेरे उतरने से पहले ही पंकज गाड़ी से उतर गया और दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। घर का ताला खोलते हुए उसके हाव भाव देखकर मैं समझ गई कि आज फिर माहौल ठीक नहीं है। शादी के बाद से मुझे ज़िंदगी में कोई सुकून नहीं मिला था, और मुझे हर पल यह डर लगा रहता था कि ना जाने कब कोई बात उसके स्वभाव के खिलाफ चली जाए और हालात बिगड़ जाएं। जैसे ही मैं घर के अंदर पहुंची, उसने गुस्से में मुझे पकड़कर कमरे की तरफ ले गया और बिस्तर के पास बैठने को मजबूर कर दिया। सख्त लहजे में उसने कहा कि मुझे उसके सामने ज़्यादा बोलना पसंद नहीं है और मुझे अपनी हद में रहना चाहिए। उसके यह भी साफ कर दिया कि वह अगले दिन मुझे दोबारा उसी डॉक्टर के पास ले जाएगा, और इस बार मुझे बिना किसी सवाल के जांच के लिए तैयार हो रहना होगा। उसके चेहरे के भाव और आवाज़ की कठोरता देखकर मैं समझ गई थी कि अगर मैंने मना किया तो बात और बिगड़ सकती है। पंकज का स्वभाव ऐसा नहीं था। गुस्से में वह कुछ भी नहीं सोचता था, और मैं उस समय खुद को पूरी तरह असहाय महसूस कर रही थी। इसलिए मैंने अपनी जुबान बंद रखी और कुछ भी नहीं कहा। अगले दिन पंकज मुझे उसी डॉक्टर के पास दोबारा ले गया। कमरे में एक कदम रखते ही डॉक्टर ने मुझे देखकर हल्की मुस्कान दी और कहा कि बेड पर लेट जाओ। मैं चुपचाप बेड पर लेट गई। जैसे ही उसने कमरे की लाइट बंद की, मैं थोड़ी घबरा गई और मन में सोचने लगी कि यह चेकअप किस तरह का है। मैंने पूछा कि आपने लाइटें क्यों बंद की है, तो उसने कहा कि इलाज का यही तरीका है। कमरे में हल्की हल्की रोशनी खिड़की से आ रही थी और मैं बहुत डर गई थी। मेरी धड़कनें तेज हो गई और डॉक्टर मेरे बहुत करीब आ गए थे। पंकज और मैं शादीशुदा थे, लेकिन पंकज का स्वभाव कभी शांत और कभी गुस्सैल था। उसके घर में कोई भाई या बहन नहीं था और पापा भी नहीं थे। मेरी सास बहुत अच्छी थी जब तक वे जिंदा थी। पंकज के मेरे साथ व्यवहार पर उनसे अक्सर नसीहत मिलती थी
उन्होंने कहा करता था कि पंकज को अपने गुस्से और झगड़ालू रवैयों में बदलाव लाना चाहिए। शादी को 1 महीना ही नहीं हुआ था कि मैं पंकज के व्यवहार से तंग आ चुकी थी। इस 1 महीने में कई बार मैंने विनती करते हुए, कभी-कभी रोते हुए उसे मनाया, लेकिन तब तक मैं हाथ जोड़कर माफ़ी नहीं मांगती वह शांत नहीं होता था। छोटी-छोटी बातों पर भी वह गुस्सा कर देता और कभी-कभी हाथ उठाने जैसा व्यवहार दिखा देता था। वह अक्सर कहता कि मैंने कोई काम ठीक से नहीं किया, चाहे वह काम कुछ भी हो। मैं हमेशा कोशिश करती थी कि जैसा उसे पसंद है वैसा करूं, लेकिन फिर भी उसका गुस्सा कभी शांत नहीं होता था। लेकिन पंकज किसी भी तरह से समझने को तैयार नहीं होता था। शादी के कुछ ही महीनों बाद जब मैं पहली बार उम्मीद से हुई, तब जो कुछ मैंने झेला उसे याद करके आज भी दिल कांप उठता है। उन दिनों मेरी तबीयत अक्सर सुस्त रहती थी, इसलिए मेरी सास मुझे पास के एक क्लिनिक में ले गई। डॉक्टर ने मुझे जांचें की और फिर यह खुशखबरी दी कि मैं माँ बनने वाली हूँ। यह सुनकर वे मैं बहुत खुशी हो गई थी और मन में उम्मीद जगी थी कि शायद यह खबर पंकज को बदल देगी और वह मेरा ज़्यादा ख्याल रखने लगेंगे। लेकिन यह मेरी सबसे बड़ी गलतफहमी साबित हुई। जैसे ही सास ने उसे यह बात बताई, उसका चेहरा एकदम सख्त हो गया और आंखों में अजीब सा गुस्सा उतर आया। वह चुप तो था, लेकिन साफ लग रहा था कि वह अपने अंदर बहुत कुछ दबाए बैठा है। यह देखकर मैं अंदर से डर गई, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी खुशी की बात सुनकर वह नाराज़ क्यों हो रहा है। रात को जब मैं कमरे में पहुंची तो वह लगातार सिगरेट पी रहा था और पूरा कमरा धुएं से भरा हुआ था। उसने मुझे देखते ही कहा कि हमारी शादी को अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है और उसे अभी इस तरह की जिम्मेदारी में बंधना नहीं है। उसे ज़िंदगी अपने तरीके से जीनी है। उसकी बातें सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने धीरे से कहा कि यह सब ईश्वर की देन है और ऐसी बातें किसी के चाहने या ना चाहने से तय नहीं होती। लेकिन वह झल्लाकर बोला कि उसके जीवन के फैसले वही करेगा और उसकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होगा। उसके मुंह से ऐसी कठोर बातें सुनकर मुंह बहुत गहरा दुख पहुंचा था और उस पल मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मेरे और उसके सोचने का तरीका कितना अलग है। उसने साफ शब्दों में कहा कि उसे अभी कोई बच्चा नहीं चाहिए और वह अपनी शादी के शुरुआती साल बिना जिम्मेदारियों के जीना चाहता है। इसीलिए वह मुझे ज़बरदस्ती अस्पताल ले जाकर गर्भ समापन करवाना चाहता था। यह सुनकर मैं एकदम घबरा गई और उसकी तरफ देखकर साफ मना कर दिया। मैंने कहा कि यह मेरे बस की बात नहीं है। यह एक जीवन है और मैं एक ऐसा कोई फैसला नहीं कर सकती। मेरी बात सुनकर वह और ज़्यादा गुस्से में आ गया और बोला कि यह उसकी संतान है और फैसला भी वही करेगा। इतना कहकर उसने कमरे की लाइट बंद कर दी और सो गया। लेकिन मेरी आंखों से पूरी रात नींद गायब रही और मन में डर बैठ गया कि आगे क्या होने वाला है। सुबह उसके उठने से पहले ही मैं बाहर निकल गई और सारी बात अपनी सास को बता दी। जब पंकज मुझे अस्पताल ले जाने की बात करने लगा तो मेरी सास ने सख्ती से मना कर दिया और कहा कि वह ऐसी किसी भी बात की इजाज़त नहीं देंगी। यह सुनकर पंकज ने मुझे गुस्से से देखा और बिना कुछ कहे घर से निकल गया। 3 दिन तक वह घर नहीं लौटा। उन दिनों में लगातार चिंता में डूबी रही, क्योंकि मैं जानती थी कि गुस्से में वह अपने ऊपर काबू नहीं रखता। मेरी सास पंकज को बहुत प्यार से समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह बिल्कुल खामोश था और मैं उसकी उस खामोशी का मतलब अच्छी तरह समझती थी। मैंने मन ही मन तय कर लिया था कि अब मैं उसकी किसी बात का विरोध नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे लगा कि इसी इंसान के साथ मुझे पूरी ज़िंदगी बितानी है और रोज़-रोज़ के झगड़ों से हालात और बिगड़ेंगे। लेकिन जब पंकज कमरे में आया तो मेरी बात कहने से पहले ही उसने मुझे सुनने से इनकार कर दिया। गुस्से में वह बेकाबू हो गया और मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। मैं मदद के लिए पुकारती रही। मेरी आवाज़ सुनकर मेरी सास बाहर से दरवाज़ा खटखटाती रही और रोते हुए उसे रोकने की मिन्नत करती रही, लेकिन वह किसी की एक ना सुना। उस पल मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी सारी ताकत खत्म हो चुकी हो। कुछ देर बाद पंकज कमरे से बाहर चला गया और मेरी सास दौड़ती हुई मेरे पास आई। मेरी हालत देखकर वे पूरी तरह घबरा गई और उन्हें लगा कि मेरी जान को खतरा है। मेरी सांसें बहुत तेज चल रही थी और मैं बुरी तरह टूट चुकी थी। सास रोती हुई पंकज के पास गई और हाथ जोड़कर उसे अस्पताल ले जाने की गुहार लगाने लगी, लेकिन वह पत्थर की तरह चुप बैठा रहा, जैसे उसे किसी की हालत या दर्द से कोई फर्क ही ना पड़ा हो। मेरी सास ने घबराकर एम्बुलेंस बुलाई और मुझे अपने साथ अस्पताल ले गई। मैं 3 दिन तक अस्पताल में भर्ती रही और उसके बाद घर वापस आ गई। घर लौटने के बाद पंकज ने मुझसे पूरी तरह बातचीत बंद कर दी थी और मैंने भी उससे कोई बात नहीं की, क्योंकि जो कुछ उसने मेरे साथ किया था उसके बाद मेरा दिल चाहता था कि मैं उसकी शक्ल तक ना देखूं। उन दिनों मुझे अपनी ज़िंदगी पर बहुत ही पछतावा हो रहा था
कि काश मैंने माँ की बात मानकर थोड़ी पढ़ाई कर ली होती, तो शायद आज मुझे यह दिन ना देखने पड़ते। मन में बार बार ख्याल आता था कि काश मैं उसे छोड़कर कहीं भी छोटी मोटी नौकरी कर लेती और अपनी ज़िंदगी खुद चला लेती। लेकिन सच यह था कि मैं पूरी तरह मजबूर थी। न मेरे सिर पर हाथ रखने वाला कोई अपना बचा था, न पढ़ाई थी और न ही कोई सहारा। पंकज मेरी इसी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा था। मेरी सास बहुत अच्छी थी और मेरा पूरा ध्यान रखती थी, लेकिन वे भी बहुत बूढ़ी हो चुकी थी और कई बीमारियों से जूझ रही थी। कुछ समय बाद पंकज ने खुद भी मुझसे बात करना शुरू किया। मेरी मन बिल्कुल नहीं था उससे बातचीत करने का, लेकिन दिल पर पत्थर रखकर मैंने उससे बात शुरू कर दी, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। या तो मुझे उसी से साथ जिंदगी बितानी थी या फिर मायके लौटना था, जहाँ मेरा कोई ठिकाना नहीं था। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और जो कुछ मैं खो चुकी थी वह कभी वापस नहीं आ सकता था। 1 साल तक पंकज मुझे तरह तरह की दवाइयाँ देता रहा, क्योंकि वह किसी भी हालत में बच्चा नहीं चाहता था। उसी दौरान मेरे सास भी इस दुनिया से चली गई और उनके जाने के बाद तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं पूरी तरह अकेली रह गई हूँ, क्योंकि जब तक वे थी तब तक मुझे किसी न किसी तरह हिम्मत मिलती रहती थी। मेरी सास के जाने के बाद पंकज जैसे पूरी तरह आज़ाद हो गया था। पहले वह माँ के सामने थोड़ा संयम रखता था, लेकिन अब उसे किसी का डर नहीं था। उसका गुस्सा रोज मुझ पर निकलने लगा। कभी ऊंची आवाज में बोलता, कभी घर का सामान तोड़ देता और मैं हर दिन खुद को और टूटता हुआ महसूस करती। फिर एक दिन उसने अचानक कहा कि अब उसे बच्चा चाहिए। यह सुनकर मेरे दिल में कोई खुशी नहीं जागी, क्योंकि मेरे भीतर माँ बनने की इच्छा बहुत पहले ही खत्म हो चुकी थी। उसने दवाइयाँ देना बंद कर दी, लेकिन फिर भी समय बीतता गया और मैं उम्मीद से नहीं हुई। 1 साल गुजर चुका था। इसके बाद वह मुझे एक महिला डॉक्टर के पास ले गया, जहां जांच के बाद डॉक्टर ने बताया कि मेरी पहली बार की हालत में कुछ ऐसी जटिलताएं हो चुकी हैं जिनकी वजह से अब मेरे लिए मां बनना बहुत पाना संभव नहीं है। यह सुनकर मेरा दिल पूरी तरह टूट गया और मुझे लगा कि मेरे साथ जो अन्याय हुआ उसी का नतीजा आज मेरी जिंदगी बन गया है। बाद में मुझे यह भी सच्चाई पता चली कि पंकज को औलाद की चाह दरअसल किसी भावनात्मक वजह से नहीं थी, बल्कि जायदाद की वजह से थी। मेरी सास अपनी पूरी संपत्ति अपने पोते या पोती के नाम कर गई थी और जब तक कोई संतान नहीं होती तब तक संपत्ति सरकार के नियंत्रण में होती रहती है और पंकज को सिर्फ सीमित खर्चा मिलता था। यह बात उसने एक दिन गुस्से में खुद ही कबूल कर ली थी और तब मुझे समझ आ गया कि उसे मुझसे या बच्चे से नहीं बल्कि सिर्फ उस संपत्ति से मतलब था। इसी लालच में उसने उस डॉक्टर के बारे में पता किया और मुझे दोबारा उसके पास ले गया। उस अस्पताल में एक प्रक्रिया के दौरान मुझे दवा दी गई जिससे मैं बेहोश हो गई। मुझे नहीं पता मैं कितने समय तक बेहोश रही, लेकिन जब होश आया तो मैं खुद को अस्पताल के एक निजी कमरे में पाई, जहां मेरी जिंदगी एक नए और अनजाने मोड़ पर खड़ी थी। मेरे हाथ में ड्रिप लगी हुई थी और मेरा पूरा शरीर बेहद कमजोर लग रहा था। लेकिन सबसे अच्छी बात यह थी कि मुझे कुछ भी ठीक से याद नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद वही डॉक्टर कमरे में आया और फोन पर किसी से बात करते हुए कह रहा था कि सब कुछ ठीक तरह से हो चुका है और 9 महीने बाद खुशखबरी मिलेगी। उसकी बातें सुनकर मेरा सिर घूमने लगा, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कब से यहाँ हूँ, कितने समय से बहुत थी बेहोश थी और मेरे साथ आखिर हुआ क्या था। मेरे दिमाग में एक के बाद एक सवाल उठने लगे। जब डॉक्टर की नज़रें मुझ पर पड़ी और मुझे एहसास हुआ कि मुझे होश आ चुका है, तो वह मुस्कुराया और हालचाल पूछने लगा। मैंने गुस्से और घबराहट में उससे पूछा कि वह फ़ोन पर किसके बारे में बात कर रहा था और वह किसके इलाज की बात कर रहा था। डॉक्टर ने शांत लहजे में कहा कि वही मेरा इलाज कर रहा था और यह सब मेरे पति की सहमति से हुआ है। मैंने उससे साफ पूछा कि मैं कब से बेहोश थी और मेरे साथ क्या किया गया, क्योंकि मुझे तो पहले ही बताया जा चुका था कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। इस पर उसने कहा कि मैं कुछ दिनों तक बेहोश रही और इस दौरान एक विशेष इलाज किया गया, क्योंकि सामान्य तरीके से परिणाम मिलना मुश्किल था और मेरे पति यही चाहते थे। कि उसकी बातें सुनते ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि पंकज अपनी बात मनवाने के लिए किस हद तक जा सकता है। उस पल मुझे उसके लिए गहरी नफरत और डर दोनों महसूस हो रहे थे, लेकिन मुझे यह भी पता था कि अभी कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि इसके बाद जो होने वाला था उसने मेरी सोच और मेरी ज़िंदगी दोनों को हिला कर रख दिया था। 9 महीने बाद मैंने एक बेटे को जन्म दिया। उस दिन पंकज अपने ऑफिस में था और जैसे ही डॉक्टर ने उसे फ़ोन पर यह खुशखबरी दी, तो वह अस्पताल की ओर तेज़ रफ्तार से ड्राइव करता हुआ जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। उस बच्चे को एक पल भी देखने का मौका नसीब में नहीं था।
और मुझे उसके चले जाने का कोई अफसोस नहीं हुआ। पंकज अपने आप को भगवान से ऊपर समझता था, लेकिन मैंने यह समझा कि ज़िंदगी और मौत सिर्फ भगवान का अधिकार है। मैंने अपने बेटे को कसकर गले से लगा लिया और उसकी परवरिश में अपनी पूरी जान लगा दी। पंकज की संपत्ति और अधिकार मेरी सास ने अपने पोते पोती के नाम कर दिए थे और अब यह वह कानूनी रूप से मेरे नियंत्रण में थी। इतनी संपत्ति थी कि मैं जीवन भर आराम से जी सकती थी। अब मेरा जीवन मेरे बेटे के इर्द गिर्द घूम रहा था और मैंने उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा मकसद बना लिया। धीरे धीरे मेरी ज़िंदगी अपने रास्ते पर लौटने लगी और अब मैं अपने बेटे के साथ खुश और सख्त महसूस करती हूँ। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद कहानी सुनने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल आपसे एक और नई कहानी के साथ।